हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आवाज़ आ रही है भाई सभी को? क्लियर है? तो फाइनली वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। चलिए, आ गए हैं सभी लोग, आ गए हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सारी चीज़ें क्लियर है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने जो लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था, आज हम उसके विषय में कुछ देखेंगे और हम आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या क्या चीज़ें देख चुके थे, आई होप कि आप लोगों को ध्यान में होगी कि हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था। हमने कल बेसिक हमने जो स्टार्ट किया था, कल हमने कूलाम के नियम को डिस्कस किया था। कूलाम के नियम को हमने देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है, बिंदु आवेश के विषय में हमने देखा था। तो ये हम इससे संबंधित कुछ चीज़ें और हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास हम आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, किन किन चीज़ों के विषय में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने कल पढ़ा था कूलाम का नियम। तो आई होप कि आपको ये नियम अभी तक याद हो गया होगा, और यदि आप चाहें तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह क्या होता है, जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि बीच की दूरी कितनी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को हमने मिक्स कर दिया था, दोनों को हमने मिला दिया था, तो हमारे पास नियम क्या आ गया था निकल के, एफ समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। और जब हमने यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो हमारे पास क्या निकल कर आया था कि F इज इक्वल टू, हमने एक नियतांक ले लिया था A, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। और इस A का मान हमने कल क्या लिखा था, हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट हमने क्या माने थे, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता इसे हम कह रहे थे। क्या ये चीज़ें क्लियर है सभी को, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी? ओके, तो देखिए इसके बाद हमने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि एप्सिलॉन नॉट का हमने मान देखा था कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो याद है किसी को कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? क्यों भाई, याद है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हमने देखा था कि जो वायु या निर्वात की पारगम्यता या विद्युतशीलता थी, इसका मान कितना था, 8.854 इंटू 10⁻⁻, कितना ले रहे थे हम, -12 ले रहे थे। क्लियर है? और इसका जो मात्रक था वह क्या था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हमने लिया था। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो कंप्लीट मान आ रहा था वह कितना आ रहा था, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक हमने क्या लिया था, जस्ट इसके अपोजिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये जो दो चीजें थी इनके मान आपको याद रखना था। इसी से संबंधित हमने एक इकाई कूलाम या एकांक कूलाम की परिभाषा भी हमने देखा था कि एक कूलाम हमारे पास क्या होता है, उसके विषय में हम लोग ने बात की थी। तो देखिए हमने क्या लिया था, एक कूलाम निकालने के लिए हम लोग क्या उपयोग कर रहे थे, हमने मान लिया था कि जो हमारे आवेश हैं इनका परिमाण कितना है, Q1 Q2 बराबर कितना है 1, और जो R का मान है वो भी हमने कितना लिया था, 1 मीटर, ठीक है। दूरी हमने इकाई मान ली थी, और जो आवेश का परिमाण है उसे भी हमने 1 कूलाम मान लिया था। क्लियर है? तो यहाँ से हमने जो परिभाषा निकाली थी इकाई कूलाम की, तो वह क्या हो रही थी, याद हुई है या नहीं हुई है किसी को, बताइए। देखिए यहाँ से हमने क्या परिभाषा निकाली थी, तो यहाँ से जब हम मान निकाल रहे थे तो F बराबर कितना आ गया था हमारे पास, केवल 9 × 10⁹ और बल है तो बल का मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन। तो हमने इकाई कूलाम की परिभाषा क्या लिखी थी, या एकांक आवेश की परिभाषा क्या लिए थे, कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर, देखिए दोनों आवेश हमने क्या लिया है, बराबर, जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से, ये दोनों सजातीय आवेश है, वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर रखें एक दूसरे से, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर कितना बल आरोपित करें, 9 × 10⁻⁰ न्यूटन का बल आरोपित करें। तो वे आवेश कैसे कहलाएंगे, एकांक आवेश हमारे पास कहलाएंगे। तो ये चीजें हम लोग कल तक डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने कूलाम के नियम की सीमाएं भी देखी थी, महत्व भी देखा था। सीमाएं में हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी, कि जो कूलाम का आवेश है ये कहाँ पर सत्य है, केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, लेकिन यदि कभी वितरित आवेश भी रहें, जो बहुत सारी जगह पे यदि बिखरे हुए आवेश हैं, तो उसके लिए भी हम इसकी गणना
कर सकते थे। किस विधि से? समाकलन विधि से हम इसकी गणना कर सकते थे। पहली सीमा हमने ये देखी थी। सेकंड लिमिट हमने इसकी क्या देखी थी कि ये केवल उन्हीं आवेशों के लिए लागू होता है जो कि विराम अवस्था में स्थित हो, गतिमान आवेशों के लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। और बहुत कम दूरी पर लागू होता है। लगभग कितनी दूरी होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की दूरी यदि है दोनों आवेशों के बीच में तो हमारा ये नियम वहां पर लागू होता है, ठीक है। और इसके हमने और कुछ महत्व भी देखा था कि ये क्या क्या महत्व हैं इस नियम के। तो इस नियम के महत्वों के विषय में हमने देखे थे कि ये प्रयोग के आधार पर निगमित किया गया है, अर्थात हमें जिसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और सेकंड हमने क्या देखा था कि आवेश, यदि हमारे पास दो आवेश हैं, जैसे ए और बी दो आवेश स्थित हैं, यदि यहाँ पे कोई सी आवेश भी स्थित है तो ए और बी जो दोनों एक दूसरे के ऊपर जितना बल आरोपित कर रहे थे उसका जो बाहरी रूप से स्थित आवेश है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बाहरी आवेश का इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग कल की क्लास तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसी से आगे की चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, कौन कौन आ गया भाई? एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चल यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पहले जो शुरुआती कुछ हमारे पास बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के विषय में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। जो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं या बन सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक चालक पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है। देखिए ऋण आवेश दिया हुआ है और कैसा है? 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है। तो उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? सामान्य अवस्था से कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास है? क्योंकि जब कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कैसा आवेश आता है? देखिए जो त्यागता है उसके पास तो धनावेश आ जाता है, लेकिन जो ग्रहण करता है तो उसके पास ऋण आवेश आ जाता है। तो आवेश तो हमें दिया है कि ऋण आवेश है, तो आवेश हमारे पास कितना दिया है? क्यू हमें सिंपली दिया हुआ है कि 1.6 कूलाम का हमारे पास आवेश है। और प्रकृति भी दी हुई है कि ऋण आवेश है, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रखा है। तो हमें बताना है कि कितने अधिक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण करके रखा हुआ है। तो इसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा था कि आवेश का क्वांटीकरण जब हमने देखा था कि Q = N × E हमारे पास होता है। Q = N × E होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के विषय में पूछ रहा है, मतलब N जो एक पूर्ण गुणज संख्या होना चाहिए उसके विषय में हमसे यहाँ पे जानना चाह रहा है, ठीक है। तो यदि हम यहां से n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n = Q/ कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अब Q का मान तो हमें दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया है? देखिए आप लोग देख सकते हैं Q का मान कितना दिया हुआ है सवाल में ही, हमें 1.6 कूलाम हमें दिया हुआ है। और जब भी हम गणना करेंगे केवल परिमाण लेंगे, ठीक है, हमें ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं, वो तो ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या त्यागा है, ठीक है। तो 1.6 तो हमने Q का मान ले लिया। और जो नीचे हमारे पास आता है E, तो E हमारे पास क्या होता था? न्यूनतम संभव आवेश, या इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश के विषय में हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम संभव आवेश कितना हो सकता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो सबसे मिनिमम जो आवेश होगा वह इतना ही हो सकता है। तो E का मान हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप देखेंगे 1.6 से 1.6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान आपके पास कितना बचा? केवल 1/10⁻−19। और जब मैं इस 10⁻−19 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻19। तो मेरे पास जो n का मान आया इसके लिए कितना आया? 10⁻19। तो अतः मैं आंसर में क्या कह सकता हूं कि इस चालक पर, जो भी हमारे पास एक चालक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक उपस्थित हैं। 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों को इसने अधिक ग्रहण करके रखा हुआ है। तो ये तो हुआ आपके इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चालक पर आवेश की गणना कीजिए। अब चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कितने? 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको n तो इसमें दिया हुआ है, देखिए कितने की कमी है तो आपको दिया हुआ है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब n का मान आपको दिया हुआ है 5,
ठीक है। और क्या बोला है कि चालक पर आवेश की गणना कीजिए, मतलब Q की आपको क्या करना है, गणना। और आप जानते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई। तो आपको यहाँ पे Q का ही मान निकालना है, तो N का मान कितना हो जाएगा 5 गुणित E का मान कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक आवेश न्यूनतम संभव आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है। अब आप यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, तो 16 पंचे 80 और एक संख्या पहला दशमलव, तो कितना आ जाएगा केवल 8 और गुणित कितना आ जाएगा 10⁻⁻19 और आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो इस वस्तु पर या इस चालक पर आवेश कितना हो जाएगा आपका 8 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश इस चालक पर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें सिंपली दिया हुआ है कि हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको हीलियम दे दिया है कि हीलियम पर आपको आवेश की गणना करना है कि हीलियम पर आवेश कैसा होता है, नाभिक में गणना करना है एक्चुअली, हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हीलियम के विषय में देखते हैं। तो हीलियम क्या होता है, ठीक है, हीलियम के नाभिक में हमें गणना करना है, तो हीलियम का सिंबल तो He हो जाता है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक आप जानते होंगे कि परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, तो हमें इसके नाभिक में गणना करना है। तो इसमें हम सबसे पहले कणों के विषय में देखते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 2 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। और परमाणु भार क्या होता है टोटल आपके पास, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन आपके पास कितने आ चुके हैं, 2 आपके पास आ चुके हैं, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अब इसका जो नाभिक होगा, नाभिक में उपस्थित कौन कौन से कण होंगे, अब हम उन कणों के विषय में देखते हैं कि नाभिक में कौन कौन से कण होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हीलियम के नाभिक में क्या क्या होगा। तो हीलियम नाभिक की हम बात करते हैं, तो हीलियम के नाभिक में हमारे पास कुल 2 प्रकार के कण यहाँ पर मिलेंगे। कौन कौन से कण होते हैं नाभिक में, पहला होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन भी है 2। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है, 0। तो न्यूट्रॉन तो हमारा क्या हो गया, आवेश रहित हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होगा, तो ये तो आवेश रहित हो गया, कोई आवेश उपस्थित नहीं है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा यहाँ पे, तो धनावेश होगा। तो ये हमसे सवाल में क्या जानना चाह रहा है कि नाभिक के अंदर उपस्थित कुल कितना आवेश यहाँ पे होगा। तो नाभिक में आवेश जो उपस्थित होगा वह केवल किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण ही उपस्थित होगा। तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न कुल आवेश की गणना करना है। ठीक है, तो कुल मिला के 2 प्रोटॉन कितना आवेश यहाँ पे उत्पन्न करेंगे, इसे हमें गणना करना है। तो देखिए n आपको दिया है, आवेशित कण कितने हो गए, 2। ठीक है, आपको किस चीज की गणना है, नाभिक में Q की आपको गणना करना है। तो आप सिंपली जानते हैं कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई, और N का मान तो आपको 2 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो 2 प्रोटॉन है केवल वही आवेशित हैं और वही आवेश को वहां पर लेकर रहेंगे। न्यूट्रॉन तो कोई भी आवेश नहीं होगा न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, ये कोई काम नहीं करता, केवल भार बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं। बाकी आवेशित कण कितने होंगे नाभिक में, केवल 2। और ई का मान आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम संभव इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर नाभिक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, एक संख्या पहले दशमलव, 3.2 गुणित 10⁻⁻19 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, कूलाम यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपका एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम लेता है पूरा, तो आपको इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एज इट इज आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम आज की कुछ जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के विषय में, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम निकालते हैं तो बिंदु आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी, उसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, चलिए आप लोगों को नोट्स मिल जा रहे हैं प्रॉपर? ठीक है, मैं डेली नोट्स पहुंचाता हूं, जो भी क्लासेस होती हैं उसके नोट्स आपके पास पहुंच जा रहे हैं।
यदि आपको नोट्स नहीं भी मिल रहे हो तो आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, वहां से भी डाउनलोड आपके हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं आज की विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज का एक एरिया होता है, एक रेंज होती है जहां तक वह चीज आपकी काम करता है। जैसे आप यदि सिंपली बात करें कि आप ब्लूटूथ से कुछ फाइल को लेना देना कर रहे हैं, या वाईफाई के द्वारा आप किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं, या आपने आपका जो नेटवर्क है, जो डेटा है, आपने डेटा को शेयर किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसे पहुंचा रहे हैं। तो यदि आप वाईफाई से भी किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो एक निश्चित दूरी तक ही वो काम करता है। तो जो दूरी तक वो काम करता है या जितने क्षेत्रफल में वो काम करता है वह क्या कहलाता है, उसका कहलाता है क्षेत्र या रेंज कहलाता है। अब ऐसे ही हमारे पास विद्युत का भी क्षेत्र होता है। तो विद्युत का क्षेत्र क्या होगा कि विद्युत का जो हमारे आवेश हैं, जो हमारे पास आवेश दिए हुए हैं, जो विद्युत का आवेश है उसके चारों ओर कितने क्षेत्र तक या कितनी दूरी तक हमारा कोई अन्य आवेश उस उपस्थित आवेश के प्रभाव को महसूस कर पाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा यहां पे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था बेटा, अब क्लियर है सारी चीजें, अभी चल रहा है, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं नहीं गए हैं भाई सर, यहीं है यार। चलो ओके, चलें अपन आगे, चलें आगे चलें। चलो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है। आपके सामने दिख रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत के प्रभाव को महसूस किया जा सके या अनुभव किया जा सके। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सिंपली एक आवेश हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज मान लिए +Q। ठीक है, ये पॉजिटिव एक आवेश हमने यहाँ पे रखा। अब इसके चारों ओर यदि कोई आवेश उपस्थित होगा तो बल महसूस होगा। ठीक है, अब यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो हम तो जाएंगे, तो हमें तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस नहीं होगा। जैसे यदि आपके पास कोई एक चुंबक को लेके भी समझें कि यहाँ चुंबक का आपके पास एक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, नॉर्थ पोल यदि रखा हुआ है, तो इसके आसपास यदि हम जाके खड़े हो जाएंगे तो हमें तो कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन यहीं पर यदि कुछ लोहे वाली वस्तु आ जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस कर सकती है। क्लियर है? तो ये चुंबक के क्षेत्र के कारण इस लोहे को तो आकर्षित करेगी,
तो इस प्रभाव को या इस चुंबक के क्षेत्र को महसूस करने के लिए हमें लोहे वाली वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे ही यदि हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर ये कुछ बल आरोपित कर रहा है, तो लेकिन बल किस पे आरोपित करेगा? या तो कोई ना कोई आवेश चाहिए, या तो हमें कोई धनात्मक आवेश चाहिए या कोई ऋणात्मक आवेश चाहिए। धनात्मक आवेश रहेगा तो बाहर की तरफ भागेगा और ऋणात्मक आवेश रहेगा तो इसकी तरफ ही भागेगा। तो ये दोनों चीजें तो हमारे पास होना चाहिए कहीं ना कहीं से, ऐसी दो चीजें हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो बल को महसूस करने के लिए जो विद्युत का क्षेत्र है या जो आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत का क्षेत्र है, इसे महसूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आवेश की आवश्यकता होगी। तो ये आवेश जहां तक इस बल को महसूस कर सकते हैं, तो वहां तक, जैसे इतना इसका क्षेत्र है, यहां तक ये केवल बल को महसूस कर सकता है। ये वाला जो आवेश है आपके पास, ए आवेश, ये बल को महसूस कर रहा है, लेकिन इसी के स्थान पे यहाँ पे बी कोई आवेश है, वो बल को महसूस नहीं कर रहा। मतलब कि ये जो यहाँ तक का क्षेत्र है, ए के बाद वाला क्षेत्र, ये क्या हो गया? इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, इसका ये एरिया हो गया। इस रेंज में ही ये आवेश हमारा काम करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र को? कि किसी विद्युत आवेश या आवेश के समुदाय के द्वारा, देखो जरूरी नहीं है कि आवेश कहीं भी एक ही हो, ये भी हो सकता है कि 10 आवेश हो या 10,000 आवेश उपस्थित हो या करोड़ों की संख्या में आवेश उपस्थित हो। तो ये जो आवेश है, ये जितने एरिया में काम करता है, जिस रेंज में ये काम करेगा, वह क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। और उसको अनुभव करने के लिए, विद्युत के प्रभाव को अनुभव करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमेशा एक आवेश की ही आवश्यकता होगी। तो कोई भी हम एक आवेश लेके आ सकते हैं, तो हम जो मानेंगे कि परीक्षण करने के लिए कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो हम एक साधा सिंपल बहुत आसानी सा एक आवेश क्या मानते हैं? हम लोग ले लेते हैं एक परीक्षण के लिए। कौन सा आवेश लेंगे? लेकिन परीक्षण के लिए हम लेते हैं बढ़िया धन आवेश को हम लेके चलते हैं। और कैसा लेते हैं? हम इसको एकांक लेते हैं, ताकि इसका जो मान हो, जैसे Q इज इक्वल टू एकांक का मतलब 1 कूलाम का हम आवेश लेके परीक्षण करते हैं हर एक स्थान पे। जहां पर भी हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो या जो भी बल हमें ज्ञात करना हो, तो हम एकांक परीक्षण धनावेश लेके वहां पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बल लगेगा ये दोनों प्रकृति का लग सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आपके आवेश कैसे हैं, या तो समान है या विपरीत है। समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत है तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे यदि आप देखेंगे तो आगे हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में हमें देखना है। तो चलिए इसके विषय में देखते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो तीव्रता क्या कह रहा है कि जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, धनात्मक आवेश रखा हुआ है। इससे अब हमने कुछ दूरी पर एक आवेश और लेके आए, जैसे सपोज हमने यहाँ पे स्मॉल r दूरी पर एक हमने आवेश लेके आ गए। ये हमारे पास प्लस आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये जो धनात्मक आवेश है और यहाँ पे भी धनात्मक आवेश है, तो देखिए आप बता सकते हैं कि दोनों जब धनात्मक आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो प्रतिकर्षण का जो बल लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कहलाएगा। तो आप इसकी परिभाषा याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ये जो धनावेश रखा हुआ है, इसको हम यदि एकांक माने, 1 कूलाम का माने, तो इस पर लगने वाला जो बल है, चाहे अब यदि हमने दोनों धनावेश लिया है तो प्रतिकर्षण लगेगा। यदि यहाँ धन प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो हम आकर्षण का बल कह सकते थे, क्योंकि माइनस और प्लस तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्लियर है ये चीजें? ये चीज क्लियर है कि एकांक परीक्षण धनावेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब इसके आगे हम और कुछ भी चीजें देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में यदि हम और भी चीजों के विषय में बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कैसी राशि होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि दिशा का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा हम हमेशा क्या लेंगे? परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा इसकी होगी, कि जो भी हमने परीक्षण धनावेश लिया है उस पर जो बल लगेगा वही दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही इसकी दिशा होगी। क्लियर है?
परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही इसी की दिशा होगी। अब देखिए यदि सपोज आपके पास एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, अब यदि आपने यहाँ पे सपोज प्लस क्यू लेके आया तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, और कौन सा बल लगेगा आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लगेगा समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये हुआ आपके पास एफ वेक्टर, बल की दिशा, ठीक है। तो जो बल की दिशा होगी वही आपके पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। ये हुई आपकी पहली कंडीशन। अब यदि हम यहीं से बी कंडीशन पे चलें कि यहाँ पे हमारे पास सपोज कोई ऋणात्मक आवेश रखा हुआ था, इसके पास आपने कुछ धनात्मक आवेश लेकर आया, तो देखिए जब विपरीत आवेश हो जाते हैं तो वहीं पर बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे बल क्या लगेगा, आकर्षण का लगेगा, दिशा आपकी पलट गई, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो जो बल लगेगा हमारे परीक्षण आवेश पर उसी दिशा में आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वहां पर होगी, ठीक है। और हम आगे देखते हैं इससे संबंधित चीजें, ठीक है, कुछ और चीजें देखते हैं। ओके चलिए इसका अब हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं काफी देर से आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं भाई। ओके चलो अब आपको दिखने लगेगा, ये पोर्शन भी आपको क्लियर विजिबल होगा। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा का यदि हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का जो हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है ई वेक्टर बराबर क्या होगा। तो हमने क्या माना है कि एकांक परीक्षण धनावेश होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका यदि आपको फॉर्मूला लिखना है कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, तो आप इसे लिखेंगे परीक्षण धनावेश पर, परीक्षण धनावेश जो भी आप लें है ना, उस पर लगने वाला बल और बटे में आपको क्या लिखना होगा, जो भी आपने परीक्षण धनावेश लिया है, ठीक है। बटे में आप क्या लिखेंगे, परीक्षण धनावेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने माना था कि हम एकांक परीक्षण धनावेश ले रहे हैं, तो यदि आप परीक्षण धनावेश को एकांक ले लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एकांक परीक्षण धनावेश भी दिया जाए। हो सकता है आपको कुछ अलग तरीके का आवेश दे दिया जाए कि 5 कूलम का आवेश है, तो जब भी यदि आपको 5 कूलम का आवेश देगा तो आप यदि उसके बटे में देखिए परीक्षण धनावेश करें 5, यदि आप कर देंगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपके पास इकाई आवेश आ जाएगा। तो ये इसीलिए हम यहाँ फॉर्मूले में बटे में क्या लिखेंगे, परीक्षण धनावेश। तो यदि आप इसका सिंपली फॉर्मूला निकालना चाहें तो E इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए बल तो लग रहा है ऊपर, तो बल आपका हो जाएगा F वेक्टर और बटे में आपका क्या आ जाएगा, परीक्षण धनावेश। तो परीक्षण के लिए यदि सपोज आप मैं इसको Q0 से प्रदर्शित करूं, Q0 यदि मैं लूं, जो परीक्षण धनावेश है इसे हम प्रदर्शित कर देते हैं Q0 से, तो E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि बल यदि आपको निकालना हो तो F इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो जब हम थोड़ा सा गॉस की प्रमेय वगैरह सिद्ध करेंगे तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE हमारा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ये चीजें क्लियर है बिल्कुल। ओके चलिए अब हम इसके बाद एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन आप लोग अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप उसे समझते चलिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है भाई ऑनलाइन पढ़ने में, बता दो अच्छा लग रहा हो तो एक थम्स अप कर देना, लाइक कर लो वीडियो को। ओके चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसका, पहले हम एक मात्रक भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में फिर से चलते हैं, अगेन हम लोग पीछे चलते हैं, इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। देखिए मात्रक आपको यहीं से निकालना है, मात्रक के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, आपके पास सिंपली फॉर्मूला दिया हुआ है कि E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो E इज इक्वल टू F अपॉन Q दिया हुआ है, सिंपली यहीं से आप मात्रक लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है, फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। तो बल का मात्रक तो आप लोग जानते हैं, बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है, यहां से न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अब आप लोग इसका विमीय सूत्र निकाल के बता सकते हैं क्या, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल का विमीय सूत्र आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। क्लियर है, MLT-2 होता है बल का विमीय सूत्र। ओके, और नीचे आपके पास कूलाम दिया है, तो कूलाम आपके पास आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश का विमीय सूत्र हमने क्या लिखा था, A और T।
ठीक है, AT इन्हें हम लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहां से विमीय सूत्र सॉल्व करने पर, MLT-3 और A-1 हो जाएगा। क्लियर है, MLT-3 A-1। तो विमीय सूत्र आई होप कि आप लोगों ने निकालना सीखे होंगे, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे विमीय सूत्र निकालेंगे सभी के। ठीक है, A to Z जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे सभी के विमीय सूत्र हम इन सूत्र का उपयोग करके, जो भी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसका उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। काफी सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आपको समझना बस है, बाकी आप इसे खुद से कर पाएंगे। बेटा देखो डेरिवेशंस जो भी हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमें रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को हमें समझना है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं, या कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं उसे हम क्यों कर रहे हैं, और कैसे कोई भी डेरिवेशन किया जाता है। क्योंकि यदि आप 12th क्लास के डेरिवेशंस आप याद करने की कोशिश करोगे तो रटना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप इन्हें नहीं रट पाओगे। काफी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, काफी लंबे भी हैं, 3 पेज 4 पेज आपके नॉर्मली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। और यदि आप समझोगे तो 12वीं से आसान फिजिक्स किसी भी क्लास की नहीं है ना, आपको इससे आसान फिजिक्स मिलेगी। 11वीं की फिजिक्स टफ थी, 12वीं की फिजिक्स आसान है, बस बड़ी है थोड़ी बस। और केमिस्ट्री भी आपकी बहुत इजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ्स भी आपका बहुत शानदार है 12th का। तो सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई गई है 12th में, बस आप पढ़ते चलिए। बायोलॉजी वाले बुरा मत मानना, बायोलॉजी मुझे नहीं पता क्या होती है। चल बायोलॉजी की जानकारी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो आपको कमलेश सर बताएंगे। हाँ, एक अपडेट और मैं आपको दे देता हूँ कि अभी आप लोग पढ़ते चलिए, आप चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, चैनल पे जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट है ना, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, उसकी क्लासेस अपलोडेड है पहले से ही, उसके वीडियो डले हुए हैं चैनल पे। ठीक है, उसके वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, तो आप सॉलिड स्टेट अभी वहां से पढ़ लीजिए। और भी साथ में और बहुत सारे वीडियो डले हैं, सॉलिड स्टेट के डले हैं, कुछ रिएक्शन के डले हैं, ठीक है, कुछ बेसिक केमिस्ट्री के डले हैं। तो ये अभी चीज़ें वहाँ पे डली हुई है, आप इन्हें पढ़ लीजिए अभी एक बार। कुछ लोगों ने देख लिया होंगे, जिनने नहीं देखा होगा तो वो चैनल पे जाके उनको देख लेना। और यदि कोई मैथ्स वाले हो तो भाई मेरी 2 क्लासेस तो शायद डली हुई हैं, 2 या 3 क्लासेस मेरी खुद की डली हुई हैं जो मैंने बनाया था। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास डली हुई है, और अवकलन की डली हुई है, और शायद फलन सीमा सांतत्य की डली हुई है ना। तो ये क्लासेस उसमें डली हुई है, आप अभी इनको देख लीजिए, फिर बाकी धीरे धीरे अपन क्लासेस यहाँ पे बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो चलो अब हम अपना डेरिवेशन करते हैं, और इसके विषय में अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन हमें कैसे करना है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश के बाद में फिर हम द्विध्रुव पढ़ेंगे, तो द्विध्रुव के कारण भी 2 स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है, एक अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ना। तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अक्षीय, निरक्षीय, ये जो स्थिति वाले क्वेश्चंस हैं वे भी हम लोग में भी कल की क्लास में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आ जाऊं कि भाई वापस, चलो आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें एक आवेश चाहिए। ठीक है, एक बिंदु आवेश हमारे पास होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए कि माना कि किसी बिंदु पर एक आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, तो हम मान लेते हैं कि माना किसी बिंदु पर एक आवेश स्थित है। ठीक है, कोई भी आप एक बिंदु ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, अब आवेश कहाँ से लाओगे। माना किसी बिंदु पर एक आवेश स्थित है। ठीक है, एक आवेश हमने ले लिया, चलिए एक आवेश को हमने रख दिया। आवेश को हम नाम भी दे देते हैं, चलिए प्लस क्यू ही दे देते हैं कि प्लस क्यू कहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया कहाँ पे है, वायु या निर्वात में ही हमें लेके चलना है। वायु या निर्वात में क्या है, वह स्थित है। ठीक है, अब इससे हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास आ गया भाई बिंदु ओ, हम इसे मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा,
ठीक है, ये आपके पास हो गया बिंदु O। यहाँ पर आपके पास क्या है आवेश स्थित, प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ से अब हम कुछ दूरी पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से अब हम कुछ दूरी पर चलते हैं, स्मॉल r दूरी हमने यहाँ पे मान लिया। स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं एक और, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, P बिंदु। यहाँ पर हमें किस चीज की गणना करना है, यहाँ पर हम बिंदु P पर गणना किसकी करेंगे, P पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, कुछ दूरी पर ही करेंगे तो P पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। क्लियर है, P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, अब हमें ये काम करना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, अब बिंदु P पर जब विद्युत क्षेत्र की गणना करना है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम तो पहुंच गए, खुद ही पहुंच गए, लेकिन हमें तो आवेश के द्वारा कोई भी बल यहाँ पर महसूस होगा ही नहीं। हम तो महसूस ही नहीं कर सकते ना कि चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है, कौन सा बल लग रहा है, तो हम आवेश की गणना नहीं कर सकते। तो हम तो महसूस नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे महसूस करने के लिए यहाँ पर क्या लेके आए अपने साथ, एकांक परीक्षण धनावेश को लेके आए। किसको लेके आए, एकांक परीक्षण धनावेश को। तो P पर गणना करना, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या रखा, एक परीक्षण धनावेश रखा। क्या रखेंगे यहाँ पे, एकांक परीक्षण, हम एक धनावेश यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एक हमने धनावेश यहाँ पर रख दिया। अब हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये Q0 महसूस कर सकता है, और ये महसूस कर करके बताएगा कि मेरे को ये अपनी तरफ खींच रहा है या ये यहाँ पे मेरे को बाहर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्वाभाविक सी बात है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो यहाँ पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये जो Q0 है आपको बता रहा है कि ये मेरे को बाहर धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों धनात्मक है, तो यहाँ प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो अब कितना बल लग रहा है, तो इस बल की गणना हमने पहले कर चुके हैं। तो लगने वाला बल, तो देखिए Q0 पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा आप सभी लोग जानते हैं। Q0 पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा, कितना होगा, Q0 पर लगने वाला बल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, हम वही नियम लगा देते हैं। तो बल कितना हो जाएगा, F वेक्टर बराबर क्या निकाले थे हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, ये है हमारे पास पहले आवेश का परिमाण, दूसरे आवेश का परिमाण स्मॉल Q0 अपॉन बीच की दूरी क्या है हमारे पास, R का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास लगने वाला बल। ठीक है, बल हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या निकालना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, क्या होता है, बल बटे परीक्षण धनावेश। तो बल क्या है हमारे पास F वेक्टर, परीक्षण धनावेश क्या है Q0। अब आप यहाँ पे सिंपली मान रख दीजिए। तो देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q0 अपॉन R स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। क्लियर है, हमने सिर्फ यहाँ पे मान रख दिया। अब देखो Q0 से Q0 बहुत आसानी से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग इसे कैंसिल कर देंगे, और जब Q0 से Q0 कट गया तो आपके पास सिंपली यहाँ पे E वेक्टर का मान कितना बचा, सिंपली आप क्या फॉर्मूला कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह परीक्षण धनावेश पर निर्भर ही नहीं कर रही है। और मात्रक भी आपको लिखना है, तो मात्रक तो हम यहीं से लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, और बटे में कितना आ जाएगा, कूलाम। तो ये आपके पास एक सिंपल सा डेरिवेशन आपका हो गया। आई होप कि आप लोगों ने इस डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा, और ये डेरिवेशन आपसे हो जाएगा, आप लोग इसे कर लेंगे बहुत आसानी से। क्लियर है क्या यहाँ तक सारी चीजें? क्या सभी को क्लियर है? ओके, मैं भी देख लेता हूं कौन कौन है। चलिए ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और चीजें। तो ये आपके पास एक सिंपल सा डेरिवेशन हुआ, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास का। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणित 10 की घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपको केवल दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ओके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणित 10 की घात -6 नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, यहां से वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप फिर से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या क्या दिया है सबसे पहले हमें उस चीज के विषय में देखना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने सारी चीजें हैं कि बिंदु पर 1.2 गुणित 10 की घात -6 कूलम का परीक्षण धनावेश आपको दिया हुआ है। मतलब आपको क्या दिया है, Q0 का मान दिया हुआ है, कितना 1.2 गुणित 10 की घात -6 और इकाई आपको क्या दी हुई है, कूलाम दी हुई है। और बल कितना अनुभव करता है तो F वेक्टर का मान भी आपको दिया है 14.4 और क्या है इकाई, न्यूटन आपको दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, उस चीज पे फोकस कीजिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, ई वेक्टर। तो आप सिंपली यहाँ पे जानते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्या होता है, Q0 बल बटे परीक्षण धनावेश। तो बल आपको दिया है 14.4 बटे परीक्षण धनावेश कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो 12 के 144, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। और 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणित 10 की घात 6। क्लियर है ये, 12 गुणित 10 की घात 6। और शॉर्ट में करके लिखना चाहूँ तो 1.2 गुणित 10 की घात 7 हो जाएगा, ठीक है। और इकाई क्या आ जाएगी दोनों की, विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलाम आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास के विषय में अपडेट दे देता हूं। कल की क्लास हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ओके, बाय बाय। चलिए मिलते हैं हम लोग है ना कल की क्लास में, ओके बाय। Thank you all for watching.